पहला प्रश्न है कि जंतु कोशिका के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रियां कहा जाता है और रिक्तताएं अंतःकोशिकीय दबाव बनाए रखती हैं। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। एक और दो दोनों, केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना ही दो। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, राइबोसोम जो हैं वो दानेदार संरचनाएं होती हैं और कोशिका के प्रोटीन के कारखाने या फैक्ट्रियां कहा जाता है। और लाइसोसोम जो हैं वो गोलाकार और पीले रंग के होते हैं जो कोशिका में प्रवेश करने वाले रोगजनकों को नष्ट करके कोशिका की सुरक्षा में मदद करते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। और रिक्तिकाएँ जो हैं वो ये हल्के नीले रंग की होती हैं और बुलबुले की तरह दिखाई देती हैं जो कोशिका रस को संग्रहित करती हैं और अंतः कोशिकाओं पर दबाव बनाए रखती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। स्पायरोगाइरा, चरा, यूलोथ्रिक्स या फिर मॉस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन मॉस। ठीक है, मॉस जो है वो थैलाफाइटा से संबंधित नहीं है क्योंकि पादप साम्राज्य को 5 समूहों में विभाजित किया गया है। एक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। जिसमें थैलोफाइटा जो है इसमें पौधों की संरचना अच्छी तरह से विभेदित नहीं होती है, वो इसी समूह में आते हैं। इस समूह के पौधों को सामान्यतया शैवाल कहते हैं। शैवाल जो है वो मुख्यतः एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो यही जो है थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है, वो है मॉस। जबकि अगर थैलोफाइटा की बात करें तो स्पायरोगाइरा, चरा और यूलोथ्रिक्स जो हैं ये थैलोफाइटा से संबंधित हैं। और जो मॉस जो है इसे फनेरिया भी कहते हैं, ये जो है ब्रायोफाइटा से संबंधित है। मॉस जो है वो ब्रायोफाइटा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पौधों में जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कि पहला है फ्लोएम जड़ों से तनों और पत्तियों तक पानी की संचालन करता है और जाइलम पौधे के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और जाइलम भोजन की पत्तियों से जड़ों और तनों तक भोजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। ए और सी जो हैं यही दो जो हैं वो सही हैं। और जाइलम जो पौधे के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। एपिनेफ्रिन और साइटोकाइनिन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन। जो पहला क्वेश्चन जो है, पौधों में जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, वो पहला और सी जो ऑप्शन है ये कथन जो हैं सही नहीं है। क्योंकि फ्लोएम जो होता है यह पौधे के शरीर में जैविक भोजन का संचालन करता है। ठीक है, और यह भोजन को पत्तियों से जड़ों तथा तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो भोजन पेड़ बनाते हैं उनको पत्तियों से लेकर जड़ों और जड़ों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम ही करता है। ठीक है, और सी ऑप्शन जो है जाइलम जो है वो जड़ से तनों और पत्तियों तक का रस या पानी का संचालन करता है। ठीक है, फ्लोएम जो है वो भोजन का संचालन करता है और जाइलम जो है वो पानी का संचालन करता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है, ए सी जो है ये गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। एपिनेफ्रिन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन है वो है आपका साइटोकाइनिन। ठीक है, पादप हार्मोन इसमें ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है। ठीक है,
ऑक्सिन जो है वो तने की कलमों में जड़ें जमाने में मदद करता है। ठीक है, जिब्रेलिन्स जो हैं वो फलों को बढ़ाने, उनके आकार में सुधार करने का कारण बनते हैं और पकने में देरी भी करते हैं। साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन के लिए निर्माण करता है। और एथिलीन जैसे है वो फलों को पकाने में प्रभावी होती है। और एब्सिसिक एसिड जो है वो हार्मोन्स और उपयोगी बीजों को कलियों में अंकुरित करने का प्रयास करता है। जबकि इप्नेफ्रिन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये सभी जो हैं वो पशु हार्मोन्स हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव आमाशय के द्वारा स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट के आकार का चपटा यू आकार का होता है या आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा बनता है और यह एक सिरे से भोजन से नली प्राप्त करता है, दूसरे सिरे पर छोटी आंत में खुलता है। और पेट की अंदरूनी परत जो है वो बलगम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस स्रावित करती है, इसलिए विकल्प ए जो है इसका सही है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो प्रोटीन पचाने वाले एंजाइमों के काम करने के लिए एक आदर्श स्थिति बनाता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कि धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं और केशिकाएं धमनियों और शिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं। और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है कि दोनों, केवल एक, दोनों नहीं या फिर केवल दो। जो इसका सही जो आंसर है, जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल दो। इसका दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला जो है वो गलत है। क्योंकि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय, शिरा, धमनी और केशिकाएं शामिल होती हैं। धमनियां जो हैं वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं और फुफ्फुस धमनी को छोड़कर सभी धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, इसलिए पहला कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं को, प्लाज्मा को, प्लेटलेट्स को या फिर श्वेत रक्त कोशिकाओं को? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, प्लेटलेट्स को। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। और लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को और RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स जो हैं ये मुख्य रूप से अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं और ये सामान्यतः रक्त में 1.5 लाख से 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास पाई जाती हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन, सिनेप्स या फिर उपरोक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है जिसके 3 भाग होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। ठीक है, और सिनेप्स जो हैं, सिनेप्स वह संरचनाएं होती हैं जो 2 न्यूरॉन्स के बीच एक तंत्रिका आवेग को संचालित करती हैं। सेरेब्रम जो CNS मस्तिष्क जो होता है यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबैलम और रीढ़ की हड्डी से बनता है। अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी, सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरिबैलम के से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव आँख में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, रेटिना पर, रक्तक पर और सिलअरी बॉडी पर? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, रेटिना पर, रेटिना पर। अगला प्रश्न है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, मूत्राशय या फिर मूत्रमार्ग? जो इसका सही आंसर है
जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नेफ्रॉन। रक्त की इकाई जो है वो नेफ्रॉन। ठीक है, जो वृक्क है जिसे गुर्दे कहते हैं, उन्हें एक मानव उत्सर्जन प्रणाली है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं जो छोटी फिल्टरिंग इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं और रक्त से हानिकारक पदार्थों को हटाते हैं। गुर्दे में रक्त में निरंतर प्रवेश और निकास के कारण गुर्दे का रंग गहरा लाल हो जाता है। ठीक है, लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सूची वन और सूची टू को सम्मिलित करना है, जिसमें वंश दिए गए हैं और उनका कार्यकाल, जैसे खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश और तुगलक वंश। तो अगर इसको हम सम्मिलित करते हैं तो खिलजी वंश का जो कार्यकाल है वो है 1290 से लेकर 1320। गुलाम वंश का कार्यकाल है 1206 से लेकर 1290 तक। लोदी वंश का कार्यकाल जो है वो 1451 से 1526 तक है। और तुगलक वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो 1320 से लेकर 1414 तक है। तो ये सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको सही क्रम सजाइए। जालंधर का युद्ध, किली का लड़ाई, अमरोहा की लड़ाई और रावी की लड़ाई। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है जालंधर का युद्ध हुआ था। जालंधर का युद्ध हुआ था 1298 में, किले का युद्ध 1299 में, अमरोहा का 1305 और रावी की लड़ाई 1306। तो इसको सही आंसर जो होगा वो हमारा है डी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, और ये सारे युद्ध जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ने लड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था और इस खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसका कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 तक है। वह अपने चाचा और ससुर खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना और इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। इसने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की और भारत में पहली बार स्थायी सेना गठित की और उन्हें नगद वेतन देने की व्यवस्था की। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक था सिकंदर लोदी, खिज्र खां, बहलोल लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इब्राहिम लोदी। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था, जिसने 1517 से लेकर 1526 तक शासन किया। इब्राहिम लोदी ने ही ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। इब्राहिम लोदी ने ही ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। ग्वालियर पर विजय प्राप्त की और पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और उनकी हत्या। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में, 1540 में, 1526 में या 1527 में। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1539 में। चौसा का युद्ध जो है 1539 में मुगल सम्राट हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था और हुमायूं को चौसा में शेर शाह सूरी ने हराया था। कन्नौज का युद्ध जो था 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया और चंदेरी का युद्ध जो था वो बाबर ने 1528 में चंदेरी के किले पर आक्रमण किया था और यह राजपूतों के मेदिनी राय नामक राजपूतों का गढ़ था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए, उनके कार्यक्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम,
कि देवराय द्वितीय कृष्णदेवराय। तो जिसका सही जो अगर क्रम होगा तो हरिहर प्रथम का जो कार्यकाल है, हरिहर प्रथम का कार्यकाल जो है वो 1300, हरिहर प्रथम का कार्यकाल जो है वो 1336 से लेकर 56 तक है। और यह विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक थे और वह भावना संगमा के सबसे बड़े पुत्र थे और संगम राजवंश के संस्थापक थे। बुक्का प्रथम का कार्यकाल 1356 से लेकर 1377 तक है और जो 1347 में इन्हीं के शासनकाल में 1347 में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष शुरू हुआ। फिर आते हैं देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है इनका कार्यकाल जो है 1426 से लेकर 1446 तक है। यह संगम वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। इन्हीं के शासनकाल में निकोलो कांटी और फारसी इतिहासकार अब्दुल रज्जाक भारत आए थे। और कृष्णदेवराय की बात करें तो कृष्णदेवराय का कार्यकाल जो है वो 1509 से लेकर 1529 तक रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। और कृष्णदेवराय जो है वो तुलु वंश का तीसरा शासक था। उसने बहमनी साम्राज्य को उसके कानूनी शासक मोहम्मद शाह को बहाल में वापस कर दिया। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। शिलालेख 3 में, शिलालेख 4 में, शिलालेख 5 में, शिलालेख 6 में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शिलालेख 5 में। क्योंकि शिलालेख 3 में जो है ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता और माता पिता के प्रति सम्मान में के बारे में बताया गया है। शिलालेख 4 जो था उसमें धम्म की नीतियों के बारे में, जैसे जानवरों की हत्या ना करना, नैतिकता की कमी, ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति अनादर, हिंसा, अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने में की बात कही गई थी। और शिलालेख 5 में सभी धर्म और सभी संप्रदायों के देखभाल करने से धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया था। अगला प्रश्न है, ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।